चलिए बच्चों, पीजीबीपी की सेकंड क्लास है आज प्रैक्टिस बैच की। और हम लोग ने लास्ट क्लास में स्टडी मटेरियल के अप टू क्वेश्चन नंबर 16 वाइंड अप कर लिए थे। एक आध क्वेश्चन मैंने कोई होमवर्क पे आपको दिया रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। जिसको भी डाउट है वो बेझिझक पूछ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अब आज हम लोग टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो लेफ्ट ओवर इलस्ट्रेशन है। पहले इनको वाइंड अप करते हैं, फिर टेस्ट योर नॉलेज को वाइंड अप करते हैं। टाइम बचेगा देन वी विल जंप ऑन टू द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल on 1st April 2020. He purchased the following vehicles during the previous year 2021. Compute his income under section 44AE for the assessment year 2021-22. आई होप आपको 44AE याद है। 44AE में हम व्हीकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपका हैवी गुड्स व्हीकल और एक आपका अदर व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल कौन सा होता है सर? जिसकी कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा की होती है। 12 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा की होती है, दैट व्हीकल इज योर हैवी गुड्स व्हीकल। और हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर आपकी जो इनकम निकलती है वो निकलती है 1000 पर मेट्रिक टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ओनरशिप महीने के एक भी दिन रही तो हम उसे कंप्लीट मंथ मान के आपकी कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको ध्यान हो तो 44AE उसी असेसी को मिलता है जिसके पास अप टू 10 व्हीकल्स होते हैं। अगर आपके पास 10 व्हीकल से ज्यादा है तो 44AE का एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल ये असेसी ने 44AE ऑप्ट किया हुआ है। वेट्स दिए हुए हैं आपको, ग्रॉस व्हीकल वेट 7000 मतलब 7 मेट्रिक टन, ये अदर व्हीकल है आपका, ये अदर व्हीकल है। 6500 ये अदर व्हीकल है। 10,000 ये आपका अदर व्हीकल है, ये आपका अदर व्हीकल है। 15,000 मेट्रिक टन ये आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, ये आपका हैवी गुड्स व्हीकल है। सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास कौन से अदर व्हीकल्स हैं, कौन से हैवी गुड्स व्हीकल हैं। अब अदर वाले में ध्यान से देखो, ये मैंने 10 अप्रैल 20 को खरीदा है, मतलब इसकी ओनरशिप 11 महीने और 20 दिन की है। 11 महीने और 20 दिन का मतलब पूरे 12 महीने होता है। इसकी ओनरशिप 15 मार्च 21 की आई है। 15 मार्च 21 का मतलब क्या होता है? केवल आपने 15 दिन या 16 दिन इसे यूज किया है। 16 दिन का मतलब हो गया एक महीना। ये आपने 16 जुलाई 20 को खरीदा है। 16 जुलाई 20 का मतलब क्या हो गया दोस्त? 16 जुलाई 20 का मतलब क्या हो गया? अप्रैल मई जून अगर निकाल दूं तो ये आपने 9 महीने यूज किया। ये आपने 2 जनवरी को खरीदा सर, ये आपने 3 महीने यूज किया, जैन फेब मार्च। पार्ट ऑफ द मंथ को कंप्लीट मंथ मान लेना, पार्ट ऑफ द मंथ को कंप्लीट मंथ मान लेना। 29 अगस्त से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपके पास 7 मंथ एंड 3 डेज। 7 मंथ एंड 3 डेज को आप 8 मंथ्स में कन्वर्ट कर दोगे। 23 फेब को खरीदा है, एक महीना और 5-6 दिन आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मंथ्स। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो 7000, बताओ 7000 बोल रहा हूं, 7000 केजी वाला व्हीकल है, जो आपके पास 7000 केजी वाला व्हीकल है उसके नंबर कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 7500 इंटू 12 मंथ्स। एक बंदा कैलकुलेटर चलाते जाओ। 6500 वाला एक महीने के लिए है, एक व्हीकल है। 6500 केजी वाला एक महीने के लिए है, एक व्हीकल है। इसके बाद 10,000 वाला 3 व्हीकल हैं आपके पास। 10,000 केजी वाला आपके पास 3 व्हीकल हैं। और ये कितने मंथ्स के लिए है दोस्त? सर ये 9 मंथ्स के लिए है। 7500 पर मंथ है बेटा। 11,000 मेट्रिक टन वाला 3 महीने के लिए एक, 11,000 केजी वाला 3 महीने के लिए एक व्हीकल।
इसके बाद ये दोनों आपके पास हैवी हैं, ये दोनों आपके पास हैवी हैं। एक 15,000 kg, एक 15,000 kg 8 महीने के लिए है, 2 व्हीकल है, तो 15 टन मल्टीप्लाइड बाय 1000 टन पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 1000 टन पर मंथ, 2 व्हीकल है, 2 महीने के लिए है, नहीं 2 व्हीकल है। ऐसे आपके पास 2 व्हीकल हैं और कैलकुलेशन करनी है आपको 8 महीने की। और सिक्स्थ वाला भी आपके पास 15,000 kg का ही है, दैट मीन्स 15 टन इंटू 1000 रुपये पर टन, ये आपके पास एक व्हीकल है। और दो महीने के लिए पुट टू यूज है, 2 महीने के लिए पुट टू यूज है। कैलकुलेशन कर लें। टू इंटू 7500 इंटू 12, 1,80,000, 7500, 7500 3 इंटू 9, 7500 इंटू 3 इंटू 9, 2,02,500, 7500 इंटू 3, 15,000 इंटू 2 इंटू 8, 240, 15,000 इंटू 2, 30,000। बोलिए सर, कोई ऐसा प्राणी जिसे डाउट है? कोई ऐसा प्राणी जिसे डाउट है? टोटल इनकम अगर निकाल लें तो 180 प्लस 7,500 प्लस 2,02,500, 22,500, 240 एंड 30,000, 682,500, 682,500। क्वेश्चन कह रहा है वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल 20 वर पुट टू यूज ओनली इन जुलाई 20? बताओ, कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ, क्या हम पुट टू यूज बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम ओनरशिप बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या हम पुट टू बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ओनरशिप बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं? सर 44A जो है वो इस्तेमाल की बात ही नहीं करता सर। आप व्हीकल को ना अपने गैराज में खड़ा रखो, 12 महीने के 12 महीने आप उसे गैराज में खड़ा रखो, आप गैराज से बाहर ना निकालो, तो भी 44A के अंदर उसकी इनकम कैलकुलेट होती है, क्योंकि प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो ओनरशिप पे बेस्ड है, वो आपके रनिंग पे बेस्ड नहीं है। टोटल इनकम निकाली इन्होंने, टोटल इनकम निकाली इन्होंने 682,500। इनके तरीके से करना चाहो तो इनके तरीके से कर लेना, मेरे तरीके से करना चाहो मेरे तरीके से कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। 682,500 हमारा आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, इवन इफ द टू व्हीकल्स वर परचेज इन अप्रैल 20 वर पुट टू यूज इन जुलाई 20, सिंस द प्रिडम्पटिव इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम इन केसेस वेयर इनकम इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस। ये मैं एग्रीकल्चर वाला आपको अलग से कराऊंगा, इसे मैं यहाँ पर कवर अप नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर को मैं आपको अलग से करवाऊंगा, तो इसको अभी अपन छोड़ के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और टेस्ट योर नॉलेज पे आ जाते हैं। चलो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, तरक्की करो। टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज। मिस्टर वीनस जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड। जहां पर वर्ड मैन्युफैक्चर दिखे तुरंत बत्ती जगनी चाहिए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके सामने प्रकट होने वाला है। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चेन्नई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 20 लाख रुपीस की है। नई मशीन जो हमने खरीदी है ऑन 1 सितंबर 20, मान के चलता हूं कि इमीडिएटली पुट टू यूज कर दी होगी तो ये मोर देन 180 डेज हो जाएगी। फिर आपने नई मशीन खरीदी है जो आपने 1 दिसंबर 20 को खरीदी है, ये लेस देन 180 डेज हो जाएगी। ये कार्यक्रम पहले ही कर लेना ताकि आपको याद रहे किस पे फुल लगाना है किस पे हाफ लगाना है। ऑल द असेट्स वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक।
इसके बाद बोल रहा है कि सारी असेट्स को इमीडिएटली पुट टू यूज कर दिया। न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1/12/20 एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। इसका मतलब ये वाली नई मशीन ऑफिस में लगी है, दैट मीन्स इसके ऊपर केवल नॉर्मल डेप मिलेगा, एडिशनल डेप आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अ न्यू मशीनरी हैड बीन परचेस्ड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अ न्यू मशीनरी हैड बीन परचेस्ड ऑन 31 October 19 फॉर ₹10 lakh। Additional depreciation besides normal depreciation had been claimed thereon. Depreciation rate for the machinery may be taken as 15%। ये क्या बोल रहा है भाई, ये इसने इस साल का ज्ञान दे दिया। इसके बाद कह रहा है ऑल द एसेट्स परचेज अकाउंट पे चेक, ठीक है, नई एसेट जो खरीदी थी वापस लगाई थी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 का मतलब 19-20। 19-20 में आपने नई मशीन खरीदी थी, 19-20 में आपने नई मशीन खरीदी थी, हैड बीन परचेस्ड ऑन 31/10/19। ठीक है सर, 31/10/19 को खरीदी थी 10 लाख रुपए की। एडिशनल डेप्रीसिएशन और नॉर्मल डेप्रीसिएशन दोनों आपको मिले थे, ठीक है सर, दोनों चीज़ें आपको दी गई थी। डेप्रीसिएशन रेट फॉर द मशीनरी में बी टेकन एज 15%। कंप्यूट द डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू द एसएससी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड WDV ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ एसेट एज ऑन 31 मार्च 2020। हाँ जी सर, करें। इस वाले क्वेश्चन में जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट ने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना दिया, वरना इस क्वेश्चन में उतनी कोई खास दम थी नहीं, केवल इस क्वेश्चन ने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया। हमारे पास दो ब्लॉक चल रहे हैं, एक ब्लॉक चल रहा है मशीन का और एक ब्लॉक चल रहा है कंप्यूटर का, ठीक है, मशीन का और कंप्यूटर का। ओपनिंग WDV भैया बता दीजिए कितनी है। ओपनिंग WDV 1/4/2020 की ओपनिंग WDV। सर इसकी ओपनिंग WDV है 20 लाख रुपए की। मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं? खाली स्क्रीन पे चिपक के तो नहीं बैठे हुए हो? हाँ फिर, हाँ वेदांत आ रहा हूँ उस पर, डोंट वरी, बिल्कुल मेरे साथ साथ कॉपी पेन चलना चाहिए। एग्जाम सर पे खड़े हैं, बिल्कुल बैठ के खाली मजे मत लो, ठीक है, साथ साथ सॉल्व करो, क्योंकि गलती करोगे तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाएगा गलती कहाँ कर रहे हो। मतलब मैं भी करूंगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, तो दोनों के लिए एडवांटेजेस है। ओपनिंग WDV 20 लाख रुपीस। कंप्यूटर में हमारे पास कोई ओपनिंग WDV नहीं है। प्लस कर देंगे पुट टू यूज मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज। मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज, इसमें आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और कंप्यूटर आपने लेस देन 180 डेज में खरीदा है। लेस देन 180 डेज में 8 लाख और 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे सोल्ड और डिस्कार्डेड, इसमें से माइनस कर देंगे सोल्ड और डिस्कार्डेड। सर ना तो इस क्वेश्चन में सोल्ड की इंफॉर्मेशन है और ना तो इस क्वेश्चन में डिस्कार्डेड की इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स आपके पास क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन निकल कर आ जाएगी। क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन आपके पास निकल कर आ जाएगी 20 + 18 38 लैक्स, और यहां पर आ जाएगी सर आपके पास 4 लैक्स, ठीक है, 38 लैक्स एंड 4 लैक्स, ये आपके पास क्लोजिंग WDV निकल कर आ गई। आओ दोस्त अब डेप्रीसिएशन लगाएं, और डेप्रीसिएशन के लिए मैं वर्किंग नोट बना लूंगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में गंद नहीं मचाना चाहिए। एग्जामिनर को थाली जितनी बढ़िया परोसोगे उतनी वो तुम्हारी छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है ना वो ओवरलुक करने का चांस दे देंगी। लेकिन अगर तुमने प्रेजेंटेशन भी गुड़ गोबर करी और आंसर भी महान महान लिखे तो फिर तुम्हारा भगवान मालिक है। वर्किंग नोट, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर दो तरीके के डेप्रीसिएशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एडिशनल। नहीं, नॉर्मल में एक होता है फुल और एक होता है हाफ, एक होता है फुल और एक होता है हाफ। हाफ रेट किस पे लगेगा दोस्त?
हाफ रेट किस पे लगेगा सर? 38 लाख में से 8 लाख पे आपको हाफ लगाना है। 38 लाख में से 8 लाख पे आपको हाफ लगाना है, तो 8 लाख का हाफ होता है 7.5%, और 30 लैक्स पे आपको फुल रेट लगाना है। 30 लैक्स पे आपको फुल रेट लगाना है। 30 लाख का 50% करेंगे तो 4,50,000 आएगा, और 8 लाख का अगर हम 7.5% करेंगे दोस्त तो 60,000 आएगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें एडिशनल डेप्रिसिएशन की, तो एडिशनल में आपके पास फुल भी होता है और आपके पास हाफ भी होता है। आपने 10 लाख की मशीन नहीं खरीदी है, इस 10 लाख पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और ये वाली मशीन आपने फैक्ट्री में ही इंस्टॉल करी है, क्योंकि जो आपने ऑफिस में इंस्टॉल करी थी उसका जिक्र क्वेश्चन ने खुद ही करके बता दिया है। अब ये जो हाफ है ना मेरे दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाफ जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज मार्क करी है, इसको समझो जरा, इसको समझो जरा। 2019-20 में 2019-20 में तुमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी नई नवेली, उसको तुमने फैक्ट्री में इंस्टॉल किया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मांगने गए तो सरकार ने तुमसे पूछा कि बाबू असेट कितने टाइम के लिए पुट टू यूज हुई है, तो तुमने उसको बताया कि सर हमने 31 अक्टूबर को पुट टू यूज में डाली थी, और पुट टू यूज का पीरियड जो है वो लेस देन 180 डेज का है, तो सरकार ने तुम्हारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन आधा कर दिया होगा। सिमिलरली तुमने उसको बताया कि तुम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और तुम नई मशीन लेकर आए हो, तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने का भी प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर, 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें 20% तो मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने असेट 180 डेज से कम पुट टू यूज करी है, तो हम तुम्हें 20% का आधा देंगे, यानी कि 10%, और बचा हुआ 10% तुम हमसे अगले साल आके ले लेना 20-21 में, यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा मिलता है, चाहे तो सेम ईयर में मिल जाएगा, चाहे तो आधा इस ईयर में मिलेगा और आधा अगले साल मिल जाएगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने मशीनरी को लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया था, तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का 50% 1920 में अलाउ हुआ है, और बचा हुआ 50% हमें 2021 में अलाउ होगा। तो अब वही करने का समय आ गया है मेरे दोस्त। 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 450 प्लस 6 510, 510 प्लस 3 510 प्लस 3 8,10,000 आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का डेप आ गया। और अगर कंप्यूटर के डेप की बात करूं तो कंप्यूटर के डेप में आपको नॉर्मल मिलेगा, और नॉर्मल में भी आपको सिर्फ हाफ वाला ही मिलेगा। 4 लाख पे कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन रेट कितना है दोस्त? कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन रेट कितना है दोस्त? 40% है, तो आधा कर देंगे तो भाई कितना रह जाएगा सर? आधा कर देंगे तो 80,000 रह जाएगा। ठीक है, तो आपको 8,10,000 यहां मिल जाएगा, और आपको 80,000 यहां मिल जाएगा। 38 में से 810 गया, कितना बचा? 29,90,000, और यहां कितना बचा? 3,20,000। प्रेजेंटेशन देख रहे हैं सर? ठीक है, तुम लोग तो तारीफ करोगे नहीं, हमने काम खुद ही कर लें। ठीक है सर, खेल समझा? खेल समझा? खेल समझा? खेल समझा? टोटल 8,10,000 का डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, और 80,000 का डेप्रीसिएशन आपका कंप्यूटर्स का। ठीक बेटा? सर कंप्यूटर में मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। स्नेहा मेरे बच्चे, कंप्यूटर ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि आपने कंप्यूटर को ऑफिस में इंस्टॉल किया है। ठीक है दोस्त, आप बोल के हम करवा रहे हैं तारीफ, खुद तो तुम लोग करते नहीं हो। चलो पढ़े आगे। सर डेप्रीसिएशन एसएलएम का एग्जाम्पल दे दो। तुषार बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। एसएलएम केवल पावर जनरेशन वाले करते हैं,
करा दूंगा अभी। अगर देख लेंगे पास्ट ईयर में पूछा गया होगा तो वहां कवर हो जाएगा, नहीं पूछा होगा तो क्लास के बाद एक बार ध्यान दिला देना, करा दूंगा। ठीक है, पहले जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वाइंड अप करने दो बेटा, पहले जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें निपटा लेने दो। सवाल नंबर 2 पे आओ सर। मिस्टर अभिमन्यु है सर, मिस्टर अभिमन्यु है, एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ, लो आ गया, एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में। ही ऑप्ट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी। लो तुषार, तुम्हारा दिल तोड़ दिया इसने, डब्ल्यूडीवी ले लिया इसने। फॉर इनकम टैक्स पर्पस फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक इसके पास 42 लाख का है, नई मशीनरी खरीदी है 12 अक्टूबर 2020 को, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेस देन 180 डेज के लिए आ रही है। मशीनरी इंपोर्ट करी है कोलंबो से, दिस मशीन हैड बीन यूज्ड इन कोलंबो, इस मशीन को कोलंबो में इस्तेमाल किया जा चुका है, मतलब कि ये मशीन सेकेंड हैंड है, और सेकेंड हैंड है तो इसके ऊपर आपको कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इसके बाद न्यू कंप्यूटर आपने इंस्टॉल किया है इन द जनरेशन विंग यूनिट, जनरेशन विंग यूनिट पे 2 लाख रुपए का, ऑल असेट्स वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। निकालना क्या है इसके अंदर, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन क्लेम। इसको मैं जल्दी से रफ में कर दूं, जल्दी से मैं इसे रफ में कर दूं, समझाता भी जाऊंगा आपको और कर भी दूंगा। ठीक है, ये जो 42 लाख है, ये जो 42 लाख है ओपनिंग वाले, इसके ऊपर आपको केवल और केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% का। 42 लाख पे आपको केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% का, आएगा आपके पास 6,30,000। ये जो 10 लाख रुपए की आपने नई मशीन खरीदी है, इसके ऊपर आपको 2 डेप्रिसिएशन मिलेंगे। इस 10 लाख पे आपको 2 डेप्रिसिएशन मिलेंगे, एक आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा 7.5% से, तो 10 लाख का अगर आप 7.5% करोगे तो आएगा 75, और एडिशनल डेप्रिसिएशन इसमें मिलेगा आपको 10% से, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। ये बात समझ रहे हो ना, आधा क्यों कर दिया, क्योंकि लेस देन 180 डेज है। ठीक है, इसके बाद तुमने ये कोलंबो से सेकेंड हैंड मशीन मंगवाई है 12 अप्रैल 2020 को, तो इस पे फुल रेट मिलेगा, लेकिन सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, इस पे आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। 9 लाख का 15%, 1,35,000। ठीक है, इसके बाद तुमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर को तुमने जनरेशन विंग में इंस्टॉल किया है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 का मतलब मोर देन 180 डेज। अब इस 2 लाख पे आपको नॉर्मल डेप भी मिलेगा, और इस 2 लाख पे आपको एडिशनल डेप भी मिलेगा। नॉर्मल डेप मिलेगा आपको 40% के हिसाब से 80,000 का, और एडिशनल डेप मिलेगा आपको 20% के हिसाब से 40,000 का। तो अब अगर आपसे टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा पूछा जाए तो 6,30,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 1,20,000, टोटल जो डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको अलाउ होगा वो 10,60,000 होगा। ठीक है, जरा 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 चेक कर लेंगे, देखिए। बोलो दोस्त, पढ़ूं आगे? हाँ जी सर, आगे बढ़ जाऊं? रफ दिखाओ सर, देखो सर, ये लो, ये देखिए। चलो सवाल नंबर 3 पर आ जाओ, सवाल नंबर 3 पर आ जाओ। और सवाल नंबर 3 बढ़िया सवाल है, ये आपका थोड़ा सा दिमाग खोलेगा पीजीबीपी को लेके।
एग्जामिन विद रीजंस द अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिनिस्टर मानव, अ होलसेल डीलर ऑफ कमोडिटीज। काम किस चीज का है भाई का? कमोडिटीज के होलसेल डीलर है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। कंस्ट्रक्शन करवाया है इन्होंने स्कूल बिल्डिंग का इन कंप्लायंस विद CSR एक्टिविटीज अमाउंटिंग टू ₹5,60,000। एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 37, एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 कहता है कि अगर आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है, आपका खर्चा सेक्शन 30 से लेकर 36 में कवर नहीं होता है। आपका खर्चा सेक्शन 30 से लेकर 36 में कवर नहीं होता है। और खर्चा अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया है 100%, तो आपको यह खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 37 के अंदर कुछ ऐसे खर्चों को स्पेसिफिकली नोट डाउन किया गया कि ये खर्चे भले ये सारी कंडीशंस को पूरी करते हैं, लेकिन वो खर्चे हम आपको अलाउड नहीं करेंगे। उनमें से एक खर्चा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट की एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है जो कंपनी को करनी पड़ती है। और ये CSR एक्टिविटी किसमें से होती है सर? ये CSR एक्टिविटी आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है। और ये CSR को अपन पता है क्या बोलते हैं? इस CSR को अपन एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, एंड हेंस CSR का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। एंड हेंस CSR का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। गलती से भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले खर्चे को बिजनेस का एक्सपेंस मत मान बैठना। ये खर्चा क्या होता है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। कहीं पर शायद लिखा होगा, देखिए पहले इन्होंने सेक्शन 37(1) बताया, जैसे मैंने आपको समझाया। ये पहले वाले पैराग्राफ में वही सारी बातें लिखी जो मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद ये कहता है कि हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी relating to corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business and hence shall not be allowed as deduction under section 37, and the amount of 560 incurred by Mr. Manav towards the construction of school building in compliance with CSR shall not be allowed as deduction under section 37। आप में से कुछ बच्चे शायद ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से GST की क्लास ले रखी है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जब भी आप केस बेस्ड आंसर करें तो उसके अंदर 3 चीजें उपलब्ध होनी जरूरी हैं। जब भी आप केस बेस्ड आंसर करें तो उसके अंदर 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले लॉ, देन आपको फैक्ट्स लिखने हैं, एंड देन आपको कंक्लूजन देना है। ये चीज आप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हो जहां पर केस बेस्ड आंसर करने होते हैं। ऑलवेज राइट द प्रोविजन फर्स्ट, देन हाईलाइट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन गिव योर कंक्लूजन। वही चीज यहां पर भी हुई है। सीधे कंक्लूजन नहीं दिया, पहले 37 समझाया, फिर बताया कि CSR को बाहर किया हुआ है, और फिर वो क्या कर रहा है? आपको आंसर दे रहा है। आपको भी यही मेथड फॉलो करना है। इसके बाद आता है परचेस ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स अमाउंटिंग टू ₹450। सर जब क्वेश्चन ने बता दिया कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, ये आपको 100% अलाउड हो जाएगा सेम प्रीवियस ईयर में, बशर्ते इसका पेमेंट कैसे हो? बशर्ते इसका पेमेंट कैसे हो? इसका पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से हो। स्पेसिफाइड मोड में क्या आता है सर? स्पेसिफाइड मोड में अकाउंट पे ही चेक आता है और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट आता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट आता है। अगर आपने स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट किया होगा तो खर्चा अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज
डिस अलाउ कर दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, 100% आपको खर्चा जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा, देयरफॉर डिडक्शन मिल जाएगी 35 एडी में 4,50,000 की। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट ऑफ ₹50,000 on which tax has not been deducted. The sales for the previous year 1920 was 202 lakh. अब पिछले साल की सेल का डेटा क्यों दे रहा है सर? पिछले साल की सेल का डेटा आपको इसलिए दे रहा है ताकि आपको पता रहे कि इसको अपनी बुक्स का क्या करवाना है, इसको अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना है। और अगर इसको अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना है तो इस 50,000 पे इसको टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 10%। इस पे इसको टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 10%। और अगर इसने कोई भी टीडीएस नहीं काटा, अगर इसने कोई भी टीडीएस नहीं काटा तो रेसिडेंट को पेमेंट हो रही है, इसमें से कितना खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा? इस 50,000 में से कितना खर्चा डिसअलाउ होगा दोस्त? कितना डिसअलाउ होगा? 30%। वेरी गुड सर, इसमें से 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर ये रेसिडेंट की जगह मेरे दोस्त नॉन रेसिडेंट होता तब भी तुम क्या यही कहते? अगर ये रेसिडेंट की जगह पर नॉन रेसिडेंट होता तो भी तुम क्या यही कहते? सर 100% डिसअलाउ हो जाता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, मान लो मैंने टीडीएस 10 जुलाई 21 को डिडक्ट करके डिपॉजिट भी कर दिया, तो अब क्या मुझे खर्चा अलाउड होगा 20-21 में? क्या मुझे 20-21 में खर्चा अलाउड होगा? फंस गए तुम लोग। मैंने जाल फेंका और तुम लोग फंस गए। देखो मेरे दोस्त, देखो टीडीएस जो है वो टाइमली डिडक्ट होना चाहिए। ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। टाइमली डिडक्ट होना चाहिए। टाइमली डिडक्ट मतलब अप टू लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर एंड टाइमली डिपॉजिट भी होना चाहिए। टाइमली डिपॉजिट अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर दोस्त ये सारी कंडीशन पूरी होती हैं तो आपको एक्सपेंस अलाउड हो जाता है सेम ईयर में। आपको एक्सपेंस अलाउड हो जाता है सेम ईयर में। और अगर आपने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इनको सेटिस्फाई नहीं किया, और पेमेंट अगर आपने रेसिडेंट को करी होगी, पेमेंट अगर आपने रेसिडेंट को करी होगी तो 30% डिसअलाउ, और अगर नॉन रेसिडेंट को करी होगी तो 100% डिसअलाउ। ये जो डिसअलाउ हुआ है, ये जो अमाउंट आपकी डिसअलाउ हुई है, ये आपको अलाउड होगी इन द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज डिपॉजिटेड। यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जो एग्जाम्पल मैंने बनाया आपके लिए कि अगर हमने टीडीएस 10 जुलाई 21 को काटा और 10 जुलाई 21 को ही जमा करा तो 20-21 में हमें 70% ही अलाउ होगा, 30% तो डिसअलाउ होगा। और जो 30% डिसअलाउ हुआ था वो 2021-20 में अलाउ हो जाएगा। समझा बात? सेक्शन 40 एवरीवन जिन्होंने गलत आंसर दिया था उनसे पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली। ठीक है सर। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है 20,000 रुपए का, सीटीटी पे करा है आपने 20,000 रुपए का बुलियन पे, सीटीटी पे किया है आपने बुलियन पे। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, आप कमोडिटी में ही डील करते हो, आप कमोडिटीज में ही डील करते हो, ये आपका धंधा है। और अगर ये आपका धंधा है तो ये 20,000 रुपए का एक्सपेंस आपको अलाउड किया जाएगा अंडर सेक्शन 36। सेक्शन 36 के अंतर्गत ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं बार बार इसलिए आ रहा हूं देखने के लिए कि सब कुछ रिपोर्ट ओके चल रही है कि नहीं चल रही है। एग्जामिन्स विद रीजंस फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज STT पेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज अ परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर आप डीलर हैं शेयर के, आपका काम है शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, तो STT आपका एक वैलिड एक्सपेंस है। STT आपका एक वैलिड एक्सपेंस है जिसका डिडक्शन आप सेक्शन 36 में ले सकते हैं, जिसका डिडक्शन आप सेक्शन 36 में ले सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको इसका खर्चा डिनाई नहीं कर सकती। वेयर अ पर्सन फॉलोज द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, an expenditure of 25,000 has been allowed on accrual basis, and in a later year in respect of the said expenditure assessee makes the payment of 25,000 through a check crossed as and company rupees 25,000 can be the profits and gains of business under section 40A 3A in the year of payment। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? आपको मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के चलते 25,000 रुपए का खर्चा एक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो गया था। बाद में किसी साल में, इन अ लेटर ईयर, बाद में किसी साल में आपने इसका पेमेंट क्रॉस्ड चेक से कर दिया। तो जो पेमेंट आपने क्रॉस चेक से किया, यह कह रहा है कि वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा 40A 3A में। बताइए सर, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इनकम बन जाएगी, जसप्रीत कह रहे हैं, रिदा कह रही हैं डीम्ड इनकम है, सभी बच्चे कह रहे हैं ट्रू, और बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक चार्ट बना देता हूं, तो आप शायद मेरी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, एक चार्ट मैं आपके लिए बनाता हूं। मान लीजिए आपने 2019-20 में परचेस करी थी, 2019-20 में आपने परचेस करी थी ₹25,000 की, और ये क्रेडिट पे थी, ये क्रेडिट पे थी, उधार पे। आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे थे, सरकार ने आपको ये 25,000 का खर्चा अलाउ कर दिया, ये 25,000 का खर्चा आपको अलाउ कर दिया। आपने 2020-21 में अपना क्रेडिटर को पेमेंट किया, आपने 2020-21 में 1 मई को क्रेडिटर को पेमेंट किया, पेमेंट करी टू क्रेडिटर ₹25,000 की, और ये पेमेंट आपने क्रॉस्ड चेक से करी। अगर आपने क्रॉस्ड चेक से पेमेंट करा तो आपने कौन से सेक्शन का वायलेशन किया? आपने कौन से सेक्शन का वायलेशन किया? 40A, 40A, बोलो ना, कौन से सेक्शन का वायलेशन हुआ? अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। 40A2 किसका है? सेक्शन 40A2 किसका है? बताओ मेरे दोस्त, ये देखो 40A2 किसका है? रिलेटिव्स का। कैश पेमेंट का क्या है? कैश पेमेंट का क्या है? 40A3। तो तुमने वायलेशन किसका किया है? 40A2 का नहीं किया, तुमने वायलेशन किया है 40A3 का। तुमने वायलेशन किसका किया है? 40A3 का। तो 40A3 का तुमने वायलेशन किया। अब 40A3 क्या बोलता है? 40A3 बोलता है कि सर
आप किसी को भी पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड मोड से करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन तुम खर्चे की तो पेमेंट कर ही नहीं रहे ना, तुम तो लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। खर्चा तो पिछले साल का था, तुम तो लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो। तो सरकार कहती है भले तुम लायबिलिटी का पेमेंट करो, अब खर्चा तो है नहीं, खर्चा तो तुमको अलाउ हो चुका है, खर्चा तो तुमको 19-20 में अलाउ हो चुका है। अब हम 19-20 में तो जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे 2020-21 में, हम क्या करेंगे 2020-21 में इसे तुम्हारी इनकम कंसीडर कर लेंगे, इसे हम तुम्हारी इनकम कंसीडर कर लेंगे। आई होप एवरीवन गॉट माय पॉइंट, आई होप एवरीवन गॉट माय पॉइंट। ठीक है सर, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, मैंडेटरी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बताइए सर, क्या ये कंपलसरी है डेप्रिसिएशन लेना? सर बिल्कुल, स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। आपको मैंडेटरी है, आप मांगो चाहे ना मांगो, ये एक ऐसा खर्चा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बिन मांगे दे देता है। ये एक ऐसा खर्चा है जो डिपार्टमेंट आपको बिन मांगे दे देता है, ठीक है, तो बिल्कुल अलाउड होगा। द मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू जीआईसी बाय मिस्टर लोमेश फॉर हिज एम्प्लॉइज बाय अ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से पेमेंट करा है 27/12/20 को, क्या ये डिडक्टिबल एक्सपेंस है? बताइए, 27/12/20 को हमने ड्राफ्ट से पेमेंट किया है, फोकस ऑन वर्ड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से पेमेंट किया है। बताओ ये खर्चा अलाउड है? बताओ ये खर्चा अलाउड है? ड्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है क्या? ड्राफ्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है क्या? सर सेक्शन 36 में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो, पेमेंट कैसे भी करो अलाउ कर देंगे। अगर आपने लाइव स्टॉक का अपना इंश्योरेंस करवाया, लाइव स्टॉक मतलब जानवर वगैरह, तो भी हम आपको अलाउ कर देंगे, पेमेंट कैसे भी करो। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाया तो खर्चा बॉस आपको अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस का पैसा तुम कैसे भी दे दो पर वो कैश में नहीं होना चाहिए, तो ये तुमको अलाउड हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा है, अगर ये इंश्योरेंस का अमाउंट, ये इंश्योरेंस का अमाउंट 40,000 होता और अगर हमने इसका पेमेंट ड्राफ्ट से कर दिया होता तो क्या होता? अगर हमने इसका पेमेंट ड्राफ्ट से किया होता तो क्या होता? अलाउड होता कि डिसअलाउड होता? अलाउड होता कि डिसअलाउड होता? सोचो सोचो। सेक्शन 36 बोलता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाते हो तो आप कैश के अलावा कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, हम आपको खर्चा अलाउड कर देंगे। मैंने 40,000 रुपए का प्रीमियम भरा ड्राफ्ट से, बताओ मुझे खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? मुझे खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? सर जी, ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा 40A(3) में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई सेक्शन 40, 40A, 43B, ये तीनों सेक्शन सेक्शन 30 से लेकर 36 को ओवरराइड कर देते हैं। समझो बात को, बहुत छोटी सी चीज है। सेक्शन 36 तो कह रहा है कि दे दूंगा भाई, मासूम है वो। सेक्शन 36 एक मासूम है, वो तुमसे बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे भाई कैश में मत दे, और तू कैसे भी दे मैं अलाउ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन 40, 40A और 43B, ये तीन सेक्शन बहुत ही बड़े गुंडे हैं सर, बहुत ही बड़े गुंडे हैं, ये शरीफ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि 36 कुछ भी बोले, जब मैं बोल रहा हूं कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। समझे लॉजिक? समझे लॉजिक? ठीक, अब गलती मत करना।
चलो, सेक्शन 35 DDA, amortization of expenditure incurred under eligible voluntary retirement scheme, under eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done. सर बिल्कुल गलत है, 5 किश्तों में अलाउड होता है, ये फॉल्स है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में इसे अलाउ किया जाता है. आई होप यू रिमेंबर दिस. एन एग्जिस्टिंग असेसी एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी can claim additional depreciation under section 32(1)(2)(a) in respect of new plant acquired and installed in the trading concern where the increase in value of such plant as compared to the approved base year is more than 10 years. बताओ भाई, असेसी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, क्या करना है? निराश कर दें कि खुश कर दें? निराश कर दें कि खुश कर दें? सर निराश कर दीजिए, निराश कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर कर रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है. एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है. तो 2 ही स्टेटमेंट आपके सामने फॉल्स आई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. ठीक है सर. आओ सर, सवाल नंबर 5. एग्जामिन विद रेफरेंस टू द अलाउएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन for the assessment year 2020-21. For the assessment year 2020-21. Provision made on the basis of actuarial valuation for the payment of gratuity. अच्छा सर, प्रोविजन बनाया है एक्चुरियल वैल्यूएशन पे ग्रेचुटी की पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए का. However, no payment on account of gratuity was made before the डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. बताओ सर, प्रोविजन बनाया है और इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया है, इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया है. सर 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 सेक्शन 36 नाम की एक चीज है और सेक्शन 36 कहती है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड तो ये अलाउड है. अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, सेक्शन 40A(7) बोलता है, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में तो ये डिसअलाउड है. और कंट्रीब्यूशन से हमारा मतलब क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन से हमारा मतलब होता है कि पैसा उस फंड में जाना चाहिए, पैसा उस फंड में जाना चाहिए. बात समझ रहे हो? अगर पैसा उस फंड में जा नहीं रहा, केवल बुक में एक एंट्री बन रही है, बुक में केवल एक एंट्री बन रही है कि हमने प्रोविजन बना दिया है ग्रेचुटी का, एक्चुअली में फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. अगर फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है. तो ये खर्चा आपका क्या होगा? सर ये खर्चा हमारा डिस अलाउ कर दिया जाएगा. परचेज किया है ऑयल सीड्स का, 50,000 रुपए कैश में देकर आए हैं फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे. बैंकिंग डे का मतलब छुट्टी नहीं थी, और एक दिन में 50,000 रुपए से 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कैश में कर दिया. रूल 6DD, वेरी गुड. रूल 6DD, जसप्रीत ने बिल्कुल सही बोला. रूल 6DD, सर ये 50,000 रुपीज आपको अलाउड कर दिए जाएंगे, ये आपको अलाउड कर दिए जाएंगे अंडर रूल 6DD. 6DD जो है वो एक्सेप्शन है, 6DD जो है वो आपका एक्सेप्शन है. किसका एक्सेप्शन है? 40A(3) का. इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप फार्मर से गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, परचेज करते हो, अगर आप फार्मर से गुड्स को परचेज करते हो, एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदते हो और फार्मर को उसका पेमेंट करते हो, तो वो पेमेंट आप कितना भी कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
हमने टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे किया है एम्प्लॉय का 20,000 रुपए। इसका जवाब दे दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। हमने नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स दिया है एम्प्लॉय के। अच्छा, मॉनिटरी होता फिर क्या करते? अगर मॉनिटरी परक्यूजिट होते फिर क्या करते? तो भी डिसअलाउड। अच्छा, ऐसे आ रहे हो। आओ तुम्हें ज्ञान दे, थोड़ा सा ज्ञान देते हैं सर। देखिए, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट ऑन अदर पार्ट ऑफ सैलरी। ऑन परक्यूजिट ऑन अदर पार्ट ऑफ सैलरी। ऑन अदर पार्ट ऑफ सैलरी पे अगर टैक्स पे करा है एम्प्लॉयर ने, तो क्या इंप्लीकेशन आएगी फॉर एम्प्लॉय? क्या इंप्लीकेशन आएगी फॉर एम्प्लॉय? सच टैक्स इज considered as perquisite for employee and added to gross salary, और for employer ये एक एलिजिबल एक्सपेंस है अंडर सेक्शन 37। परक्यूजिट दो प्रकार के होते हैं। परक्यूजिट्स दो प्रकार के होते हैं। परक्यूजिट्स होते हैं मॉनिटरी और एक होते हैं नॉन मॉनिटरी। अगर मॉनिटरी हैं तो इनका सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मॉनिटरी हैं तो इसके ऊपर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर नॉन मॉनिटरी है तो ध्यान से देखना, फॉर एम्प्लॉय ये एग्जेम्प्ट है और फॉर एम्प्लॉयर ये एक इनएलिजिबल एक्सपेंस है। तो बच्चा लोग बजाओ ताली इसी बात पे। खेल समझा? एम्प्लॉयर अगर टैक्स दे रहा है, एम्प्लॉयर अगर टैक्स दे रहा है अदर पार्ट ऑफ सैलरी पे, अदर पार्ट ऑफ सैलरी पे, बेसिक पे, डीए पे, परक्यूजिट को हटा के बात कर रहा हूं, अदर पार्ट ऑफ सैलरी पे या फिर मॉनिटरी परक्यूजिट्स पे, अदर पार्ट ऑफ सैलरी पे या फिर मॉनिटरी परक्यूजिट पे, तो एम्प्लॉय के लिए जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करा है वो एक पर्क हो जाता है और वो सैलरी में ऐड कर दिया जाता है और एम्प्लॉयर के लिए वो एलिजिबल खर्चा रहता है। अगर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स पे टैक्सेस दिए हैं तो वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट रहता है और एम्प्लॉयर के लिए वो इनएलिजिबल एक्सपेंस होता है। ठीक है सर? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? ठीक, चलो। तो यहां पर टैक्स ऑन मॉनिटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय अलाउड, डिसअलाउड? डिसअलाउड। पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड फॉर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा तो क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, ये आपका अलाउड हो जाएगा। सैलरी पेमेंट हुआ है 4 लाख रुपए का टू एक्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, बिना टीडीएस काटे। ओए होए 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 होए, मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड टैक्स ऑन सच सैलरी, तो सर 100% डिसअलाउ, 100%
डिसअलाउ। पेमेंट करी है कैश में 30,000 रुपए की ट्रांसपोर्टर को एक दिन में, बताओ सर। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया है ट्रांसपोर्टर को, क्या कर दूं? पक्का सोच लो एक बारी। अरे सर 35,000 होता है, बोल दिया बोल दिया, फिर सोचते नहीं है बोलने के बाद, ठीक है ना। सलमान खान के फैन है, एक बार बोल दिया, कमिटमेंट कर दी, मतलब कर दी सर, नो बैकिंग आउट। चलो आओ मेरे बच्चों, सवाल नंबर 6 करते हैं। Examines with reasons whether the following statements are true or false with regard to the provisions of the Income Tax Act. Payment made in respect of business expenditure. Payment made in respect of business expenditure incurred on 16th Feb 2021 for rupees 25,000 through crossed check is hit by the provision of 40A3. बताओ क्या crossed check पे 40A3 लग जाएगा? क्या crossed check पे 40A3 लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर। क्रॉस्ड चेक कभी भी अलाउड नहीं होती है। अगर आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, इससे पेमेंट करोगे तो अलाउ होगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है कि अगर आपने क्रॉस चेक से पेमेंट किया है तो आपका 40A3 हिट हो जाएगा। इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर टू क्लेम डिडक्शन फॉर बैड डेट। बताओ सर, क्या ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको बैड डेट का खर्चा लेना है तो आपको बुक्स में से डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने बुक्स में से बुक्स में से डेटर की वैल्यू को राइट ऑफ नहीं किया है तो आपको बैड डेट का खर्चा नहीं मिलेगा। इसका एक एक्सेप्शन बताओ, इस बात का एक एक्सेप्शन बताओ, देखिए किसने पढ़ा है, इस बात का एक एक्सेप्शन बता दो। प्रोविजन नहीं, मनीष कुमार बोल रहे हैं मनी लेंडर, रिदा जी बोल रही हैं IFSC। मनीष थोड़ा सा पास पहुंच गया, मनीष थोड़ा सा पास पहुंच गया। यस 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 यस, बैंक्स 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 बैंक क्या करती है? देखो डेटर क्या होता है, डेटर कौन होता है? मान लो एक बैंक ने मिस्टर विजय माल्या को लोन दिया, 10,000 करोड़ का लोन दिया। तो ये 10,000 करोड़ ये प्रिंसिपल अमाउंट ये हमारे लिए क्या कभी इनकम बनी होगी? क्या ये कभी हमारे लिए इनकम बनी होगी? बोलो सर, क्या ये कभी हमारे लिए इनकम बनी होगी? इनकम क्या बनती है? इनकम क्या बनती है? इनकम बनती है इंटरेस्ट। इनकम क्या बनती है? इंटरेस्ट। बात समझ रहे हो? तो सर आपकी तीन कंडीशंस होती हैं बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की। पहला, आप जिस चीज का बैड डेट मांग रहे हो वो कभी ना कभी आपकी इनकम बनी हो। दूसरा, आपने अपनी बुक्स में से डेटर्स को क्या कर दिया हो? राइट ऑफ कर दिया हो। ठीक है, दो कंडीशन होती है, तीन बोल रहा हूं, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि आपने इनकम रिकॉर्ड करी हो, और दूसरा आपने बुक्स में से डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया हो। अगर ये दो कंडीशंस आप पूरी करते हो तभी आपको बैड डेट का खर्चा मिलता है, अदरवाइज आपको बैड डेट का खर्चा नहीं मिलता है। अब यहां पर जो बैंक है, जब वो लोन देता है, बैंक जो है वो लोन देता है,
तो प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी इनकम नहीं बनी होती, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को राइट ऑफ करते हो तो इसका खर्चा एज अ बैड डेट्स आपको अलाउ किया जाता है, राइट। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है कि अगर आपको बैड डेट्स का खर्चा क्लेम करना है तो आपको बुक्स में से डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा। फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B inter alia from the amounts payable to a non-resident as a rent or royalty will result in disallowance while computing the business income where the non-resident payee has not paid the tax due on such income। बताइए क्या डिसअलाउंस आ जाएगी? सर बिल्कुल आ जाएगी। टीडीएस अगर आप नहीं काटोगे तो क्या डिसअलाउंस नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। आओ भैया, मेन क्वेश्चन तो अब आए हैं। कितने हैं? एक ही है, दो है? 7 है, 8 है, 9 भी है। चलो मेन क्वेश्चन तो आपके अब आए हैं 7, 8, 9, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को 10 भी है। चलो ठीक है सर, 10 वाला तो एग्रीकल्चर का, ये मैं नहीं कराऊंगा अभी आपको। मेन आपके पास अब 3 क्वेश्चंस आ गए हैं 7, 8 और 9। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, ठीक है। अब इसको कैसे करना है आप लोग को, कैसे करना है इसको आप लोग को जरा ध्यान से समझिएगा। एवरीवन इज रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 7? Everyone is ready for question number 7? Okay, let's do it guys, let's do it। Question number 7, मिस्टर शिवम है, एक रिटेल टेजर है कोचिंग के, आपको ट्रेडिंग पीएल बता रहे हैं, अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। अभी इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने आपको, और क्वेश्चन की आपसे डिमांड किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन under section 44 AD and profits and business from normal provisions of the act, assuming he has not opted for 115 BAC, assuming that the whole of the amount of turnover received by account pay check or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year। अब क्वेश्चन रीड करने का फायदा ये हो गया पहले कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से टैक्स निकालना है और हमें नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से पीजीबीपी निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम लगा दूं सेक्शन 44 AD, तो भैया का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के अंदर है, भैया का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के अंदर है, तो इनको प्रिजम्पटिव स्कीम जो है वो बड़े आराम से मिल जाएगी। इनको प्रिजम्पटिव स्कीम जो है वो बड़े ही आराम से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं कि अगर इन्होंने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करी है तो क्या होगा। अगर इन्होंने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करी है तो क्या होगा। इनकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी विल बी इक्वल्स टू, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी विल इक्वल्स टू जो भी इनका टर्नओवर है उसका मल्टीप्लाई 6% से, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपके पास अकाउंट पे ही चेक से आया है। टर्नओवर आपको गिवन है 1,12,11,500, 1,12,11,500, 1,12,11,500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1,12,11,500 का 6%, 6,72,690, 6,72,690। Is it fine to everyone? Is it fine to everyone? Fine। चलो अब मेन नॉर्मल प्रोविजन पे आ जाते हैं। नॉर्मल प्रोविजन पे आ जाते हैं। नॉर्मल प्रोविजन क्या कह रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन पे आ जाते हैं। अब नॉर्मल प्रोविजन वाले क्वेश्चंस पता है कैसे करने हैं। पहले आपको तसल्ली से ट्रेडिंग पीएल रीड करना आना चाहिए। ट्रेडिंग पीएल जब रीड करो तो उसमें पहले ही आइडेंटिफाई करके चलो कौन सा खर्चा ऐसा है जो बिजनेस में नहीं आना चाहिए, कौन सी इनकम ऐसी है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। उनको शुरू से ही आप रिकॉग्नाइज करके उसका कार्यक्रम करते हुए चलो। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, ये दोनों वैलिड आइटम है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये भी आपका वैलिड आइटम है।
सैलरी अभी मुझे ठीक लग रहा है, रेंट रेट मुझे अभी ठीक लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, बिजनेस का खर्चा होता है, डेप्रीसिएशन बिजनेस का खर्चा होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बिजनेस का खर्चा होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर ये आपका कैपिटल गेन है। तो इसको हाईलाइट कर लो कि बाबू इसका ट्रीटमेंट करना है आपको। अदर जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, अभी पता नहीं ये क्या है, तो ये बिजनेस के खर्चे हैं। और क्रेडिट साइड पे आपको इनकम फ्रॉम यूटीआई दी हुई है, ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000। तो शुरू करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट से, शुरू करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रोविजंस, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000 रुपीज, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000 रुपीज का। ये एक्सपेंस आपको क्या करना है, ये आपको क्या करके चलना है सर, ये जो खर्चा है इस खर्चे को रिवर्स करना है। ये 8100 आपका प्रॉफिट घटा रहे हैं, आपको अपना प्रॉफिट को वापस से इंक्रीज करना है। तो इसमें आप ऐड कर दो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। देखिए अभी जब हम आंसर्स देखेंगे तो उसमें उन्होंने ऐड वाले सारे आइटम एक साथ लिखे होंगे, लेस वाले सारे आइटम एक साथ लिखे होंगे। आप जरूरी नहीं है ऐसा करो, आप पढ़ते जाओ और उसका ट्रीटमेंट करते जाओ। बस ध्यान रखना कि आप नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ठीक से लगा रहे हो, क्योंकि बाद में आप जब कैलकुलेशन करो तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। इसके बाद इसमें से आपको माइनस करना था इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई 2400 रुपए का, इनकम फ्रॉम यूटीआई 2400, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है, इट वॉज फाउंड दैट some stocks were omitted to be included in both the opening and closing stock, the values of which are। आप ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए लेना भूल गए और आप क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 रुपीज लेना भूल गए। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अगर आप ओपनिंग स्टॉक में 9,000 लेना भूल जाते हो, क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 लेना भूल जाते हो, तो इसका मेरे दोस्त क्या इंपैक्ट आएगा? मेरे दोस्त इसका क्या इंपैक्ट आएगा? सर इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे बहुत गहरा पड़ेगा, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे बहुत गहरा पड़ेगा। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए कम लिखे हुए हैं, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए कम लिखे हुए हैं, तो इसका असर ये आ रहा है कि ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 रुपए नहीं लिखे हुए, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो कम आ रहा होगा। इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें माइनस कर रहा हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए उसे माइनस करना पड़ेगा। और मैं इसमें प्लस करूंगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया होगा तो आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, ठीक करने के लिए आप उसे इंक्रीज करेंगे। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू ब्रदर, ब्रदर बोले तो रिलेटिव, विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। असेसिंग ऑफिसर इसके ऊपर सेक्शन 40A(2) लगा देगा और ये आपके 2,000 डिस अलाउ हो जाएंगे। तो जो डिस अलाउ हो रहे हैं वो एड बैक हो जाएंगे। अब बताओ मुझे क्या इसका कोई रीजन लिखने की जरूरत है? मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना, डिस अलाउड सैलरी टू ब्रदर अंडर सेक्शन 40A(2).
आपका जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो, अब इसका अलग से कोई नोट डालने की जरूरत नहीं है। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू रमेश। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है 23,200 रुपए। डिस अलाउड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी as payment is made in cash। बहुत ज़्यादा खुजली है तो सेक्शन भी लिख दो 40A3। 23,200 रुपये आपने डिसअलाउ कर दिए हैं। इसके बाद डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड इन द PL इज 1,05,000 बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास WDV 420 की थी, नया प्लांट जो सेम ब्लॉक का था वो आपने 1 जुलाई को खरीदा था 70,000 का, तो पुराने प्लांट आपने 50,000 रुपये में बेच दिए हैं। तो मैं डेप्रीसिएशन यहीं पे रफ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। डेप्रीसिएशन मैं यहीं पे रफ पे निकाल दे रहा हूँ। ओपनिंग WDV हमारे पास थी 420 की, प्लस इसमें पुट टू यूज हुआ 70,000 का, और इसमें से आपने 50,000 की बेच दी, तो आपके पास वैल्यू रह गई 420 प्लस 70, 420 प्लस 70 माइनस 50, 4,40,000 की वैल्यू रह गई। 440 पे 15% का डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना आना चाहिए? डेप्रीसिएशन आना चाहिए 66,000। और आपने डेप्रीसिएशन मेरे दोस्त कितना क्लेम किया हुआ है? आपने मेरे दोस्त डेप्रीसिएशन क्लेम किया हुआ है 1,05,000। बताओ इतनी अंधेर नगरी क्या इनकम टैक्स बर्दाश्त कर पाएगा? इतनी अंधेर नगरी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? असेसिंग ऑफिसर आग बबूला होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। डिस अलाउ किया एक्सेस डेप्रीसिएशन, एक्सेस डेप्रीसिएशन क्लेम्ड। 1,05,000 रुपए का खर्चा क्लेम करके बैठे हो, जबकि अलाउड कितना होना चाहिए? 39,000। ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे रेंट एंड रेट के अंदर GST की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ड्यू बट नॉट पेड। ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? 3400 रुपए, 3400 रुपए ड्यू बट नॉट पेड थे, और इसका पेमेंट आपने 7/4/2021 को किया। 2021-22 में आपने इसका पेमेंट किया। बताओ सर अलाउड करना है डिस अलाउड करना है? अवनी कह रही है सर 3400 अलाउ कर दो। सिल्केश नहीं, अवनी कह रही है ऐड कर दो। सिल्केश ऐड अलाउ करने की बात कर रहे हैं, मनीषा अलाउ करने की बात कर रही हैं, मयूर मना कर रहे हैं, शिवा मना कर रहे हैं, अभिषेक मना कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, अभी तुम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। स्नेहा कह रही है सर कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझो मेरी बात को। आपने एक सेक्शन पढ़ा है 43B, ठीक है, आपने एक सेक्शन पढ़ा है सेक्शन 43B। ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट कर दिया तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा खर्चा। और 43B में कुल 6 खर्चे लिखे हुए हैं। उन 6 खर्चों में से एक खर्चा गवर्नमेंट के टैक्सेस का है। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट तक दे दिए, मतलब अगर 2021 का खर्चा है, 2021 के गवर्नमेंट टैक्सेस का खर्चा आपको 2021 में दे देंगे। 2021 के गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का खर्चा आपको 2021 में ही दे देंगे, बशर्ते आप ये गवर्नमेंट के टैक्सेस रिटर्न फाइलिंग डेट तक दे दो। ऑडिट नहीं होना है तो 31 जुलाई तक दे दो, ऑडिट होना है तो 31 अक्टूबर तक दे दो। अगर दे दोगे तो 2021 में ही अलाउ हो जाएगा। तो 31 मार्च 21 को ये खर्चा आउटस्टैंडिंग था, हमने पे नहीं किया था।
लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले पहले पे हो गया, और अगर रिटर्न फाइल करने से पहले पहले पे हो गया तो मतलब 43B की कंडीशन पूरी हो गई, और अगर 43B की कंडीशन पूरी हो गई तो ये खर्चा अलाउ हो गया, और तुम तो ये खर्चा ऑलरेडी ले चुके हो ना। ये रेंट एंड रेट्स के अंदर, ये रेंट एंड रेट्स के अंदर वो 3400 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये वाला प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाली अमाउंट ऑलरेडी माइनस है, तो खर्चा तो तुम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, इसके ऊपर कोई भी डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो दिया वो स्नेहा ने दिया कि सर कोई ट्रीटमेंट ही करने की जरूरत नहीं है। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 एज अ डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सर 2000 रुपए की डोनेशन दी है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, क्या ये डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा है क्या? दान पुण्य करना क्या बिजनेस का खर्चा है? सर आपको इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। हां, एक सेक्शन है 80G, वहां चले जाना, वहां 80G के अंदर डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कैटेगरी डी में आता है, 50% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम की कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेना, उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं होगा। बहरहाल ये जो डोनेशन करी है आपने, ये डोनेशन रिवर्स कर दी जाएगी। दिस अलाउड डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है मेरे दोस्त, कितने रुपए का? 2000 रुपए। सर और कोई एडजस्टमेंट देख लो, कुछ रहता हो। बेटा सब कुछ तो कर लिया है, अब राम का नाम लेके एक बारी चेक कर लेते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 50,000 प्लस 8100 माइनस 2400 माइनस 9000 प्लस 18 प्लस 2000 प्लस 23,200 प्लस 39,000 एंड प्लस 13900 आ रहा है मेरा तो। 1,30,900 आ रहा है, और इंस्टीट्यूट का कितना आ रहा है? 1,30,900। तो आपका दिस इज इनकम अंडर द हेड पीजीबी। दिस इज योर इनकम अंडर द हेड पीजीबी। बताइए भाई, कोई ऐसा प्राणी जिससे दुख तकलीफ चिंता? सबको सब कुछ क्लियर है? असेसी को 44 एडी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? असेसी को 44 एडी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जयंत तुम हो कि नहीं? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? जयंत ओके ओके, कोई बात नहीं, मैंने कहा पूछ लूं। चलो ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरीज, ठीक है। चलो कोई तकलीफ आए तो जरूर मैसेज करना। पढ़े आगे सर, दोस्तों पढ़े आगे। आओ सर जल्दी से आओ, सवाल नंबर सवाल नंबर सवाल नंबर सवाल नंबर 8 के अंदर। बिल्कुल इजी है सर, बच्चों वाला सवाल है ये, जल्दी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। सुखविंदर 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 साहब हैं, एंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड्स कैरेजेस। ऑन 1 अप्रैल भैया के पास 10 ट्रक थे। 1 अप्रैल को भैया के पास 10 ट्रक थे, जिसमें से 6 हैवी थे। और कितने हैवी थे सर? 15,000 केजी का एक था। 2 मई 2020 को भैया ने एक हैवी गुड्स व्हीकल बेच दिया।
और इन्होंने लाइट गुड्स व्हीकल परचेस कर लिया 6 मई को। दद्दारे। दिस न्यू व्हीकल कुड हाउ एवर बी पुट टू यूज ऑन 15 जून। तुम पुट टू यूज कब भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूट करनी है टोटल इनकम सुखविंदर की फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 टेकिंग नोट द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, भी फॉलोइंग डेटा भी है। फ्रेट कैलकुलेट करा है इन्होंने इतने का, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने के हैं, डेप्रीसिएशन इतने का है, ऑफिस के खर्चे इतने के हैं, नेट प्रॉफिट इतने का है, 70,000 रुपये इतने का है। बताओ भाई 44A लेने में समझदारी है कि बुक्स के हिसाब से देने में समझदारी है? मैं नहीं करा रहा हूँ, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे। जल्दी से करके मेरे को आंसर बताओ, फिर मैं टैली करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। हाँ जी दोस्त, हो गया? दोस्तों हो गया? मिनट दिया भाई, 1 मिनट दिया आपको। चलो मैं करा देता हूँ जल्दी से, मैं करा देता हूँ जल्दी से। सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग ऑफ गुड कैरेजेस ऑन 1 अप्रैल। इनके पास 10 ट्रक थे 1 अप्रैल को। ठीक है, इनके पास 10 ट्रक थे 1 अप्रैल को। इनके पास इनके पास इनके पास 10 ट्रक थे, 10 ट्रक थे, जिसमें से इनके पास 6 हैवी गुड्स व्हीकल थे और 4 इनके पास अदर व्हीकल थे। ये जो 4 अदर थे ये इनके पास पूरे 12 महीने के लिए हैं। इन 6 में से इन 6 में से 5 इन 6 में से 5 पूरे 12 महीने के लिए हैं। एक हमने सेल कर दिया है, एक हमने सेल कर दिया है 2 मई को, एक हमने सेल कर दिया है 2 मई को। 2 मई को सेल किया, इसका मतलब इसकी होल्डिंग हमारे पास 2 महीने के लिए, इसकी होल्डिंग हमारे पास 2 महीने के लिए है, राइट। और इसकी जगह पर हमने एक और लाइट व्हीकल खरीद लिया है, एक अदर हमने लाइट व्हीकल परचेज कर लिया है 6 मई को। ये हमने परचेस कर लिया है 6 मई को। 6 मई का मतलब हो गया सर 11 महीने, 11 महीने। अब ज़रा ध्यान से देखो, जैसे इंस्टीट्यूट कैलकुलेशन करता है हम भी वैसे कर लेते हैं।
4 इंटू 12 कर दो, तो 4 इंटू 12 करोगे 48 मंथ्स हो जाएंगे। और 1 इंटू 11 कर दो तो आपके पास 11 मंथ्स हो जाएंगे। टोटल आपके पास लाइट गुड्स व्हीकल के 59 मंथ्स आ जाएंगे। टोटल आपके पास लाइट गुड्स व्हीकल के 59 मंथ्स आ जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, 60 मंथ आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपके पास 2 मंथ आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल आपके पास 62 मंथ्स आ जाएंगे हैवी के। तो अब अगर आपको इनकम निकालनी है, अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम कैसे निकलेगी? 44 ए में अगर आपको इनकम निकालनी है, हैवी गुड्स व्हीकल की इनकम निकलेगी आपकी 62 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 15 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय ₹1000 पर टन। ठीक है। और अगर आपको लाइट गुड्स व्हीकल की निकालनी है तो लाइट गुड्स व्हीकल के आपके पास आ रहे हैं 59 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 7500 पर मंथ। ठीक है। तो 62 इंटू 15 इंटू 1000 9,30,000 और 59 इंटू 7500 4,42,500 प्लस 9,30,000 13,72,500। ठीक है। चेक कर लो भाई, चेक करो चेक करो चेक करो। 13,72,500। ठीक है। 13,72,500। तो अगर ये इस वाले बेसिस पे जाता है तो 13,72,500 की इनकम कमाता है, और इसके पास बुक्स में जो इनकम आ रही है वो इतनी आ रही है। तो अब इसकी मर्जी है कि ये 44 ए ले चाहे ना ले। अगर 44 ए नहीं लेता तो क्या होगा? अगर 44 ए नहीं लेता तो क्या होगा? अगर 44 ए ऑप्ट नहीं करता है दोस्त तो क्या होगा? नहीं, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन तो करेंगे। कुछ 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 यस। तुषार कह रहा है सर कुछ नहीं होगा। तुषार बिल्कुल ठग लाइफ। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। 44 ही नहीं लेंगे तो कोई आसमान थोड़ा ना टूट जाएगा, ना ही भूकंप आएगा ना ही तूफान आएगा। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अगर आप 44 ए नहीं लेते हो तो तुषार आपकी बात ठीक है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कंप्लायंसेस तो करनी पड़ेंगी मेरे भाई। और मैं कंप्लायंसेस से ही कुछ जानना चाह रहा था आपसे कि अगर आप 44 ए ऑप्ट नहीं करते हो तो आपको 44 डबल ए में अपने बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपको 44 ए बी में अपने बुक्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। राइट। तो ये दो कंप्लायंसेस आपके ऊपर आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। हाँ, एडवांस टैक्स कैसे पे होगा? अगर 44 ए ऑप्ट किया है तो, नहीं किया है तो। अगर 44 ए ऑप्ट किया है तो क्या होगा, और 44 ए ऑप्ट नहीं किया है तो क्या होगा? एडवांस टैक्स कैसे जाएगा? अरे गजब, आई गजब आई गजब आई गजब। सभी बच्चों ने फिलहाल मेरे हिसाब से सही आंसर दिया है। सर आप 44 ए ऑप्ट करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडवांस टैक्स हमेशा 4 किस्तों में ही जाता है। ट्रांसपोर्टर के लिए कोई भी छूट नहीं है, ट्रांसपोर्टर के लिए कोई भी छूट नहीं है। आओ मेरे दोस्त, अब हम लोग थोड़ा सा भारी क्वेश्चन करें, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन करें। पता नहीं भारी है कि नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है?
क्वेश्चन की डिमांड है आपको कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, आपको कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। ठीक है सर, आओ। इस क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम निकालनी है, मतलब कि सभी हेड्स ऑफ इनकम का आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। राजू एक मैन्युफैक्चरर है चेन्नई के, गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस दी हुई है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में भी अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, अभी के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट दिया होगा देन इट इज डिफरेंट थिंग। एसजीएसटी की पेनल्टी ये आपको अलाउड नहीं होगी। देखिए, अगर आपने लॉ का इन्फ्रिंजमेंट किया है, अगर आपने लॉ का इन्फ्रिंजमेंट किया है, लॉ ब्रेक किया है और उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ी है, तो ये आपका बिजनेस खर्चा नहीं है, ये आपको अलाउड नहीं होगी। जीएसटी पेड बिजनेस का खर्चा है, अलाउड होगी। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, अलाउड होगा। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी का टर्म लोन, मशीन खरीदने के लिए लोन लिया है, बिजनेस का खर्चा है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट 43B में जाता है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमने इंटरेस्ट का पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक किया कि नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट को देख के समझ लेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया हुआ है, आपको डिविडेंड दिया हुआ है डोमेस्टिक कंपनी से, ये आपका अदर सोर्सेस की इनकम है। और आपको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम दी हुई है, ये आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो इस इनकम को कहीं पर भी लेकर नहीं जाना है, बस प्रॉफिट्स में से हटा देना है। तो आपके पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 लाख रुपीस के। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट इटसेल्फ, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर्टिकुलर्स, और उससे भी पहले आप हेडिंग डाल देना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। ठीक है, सबसे पहले मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और पीजीबीपी में इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने गिवन है, हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने गिवन है। नेट प्रॉफिट सर गिवन है आपको 5 लाख। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं सबसे पहले एसजीएसटी की पेनल्टी, ऐड कर रहा हूं मैं सबसे पहले एसजीएसटी की पेनल्टी 5000 रुपीज़। इसके बाद मैं इसमें से माइनस करूंगा डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड, और मैं इसमें से माइनस करूंगा एग्रीकल्चर इनकम। 15 एंड 180, माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा, वरना आंसर मैच कराने में तोते उड़ जाएंगे आपके। ठीक है सर, आओ सर आओ, एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाओ, काम करते जाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर 46,000 कमीशन दी है अपने भाई को, और मार्केट का कमीशन रेट है 36,000। तो मार्केट का रेट है 36 और भाई को आपने दे दी है 46, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे हो जाएगा नाराज, और असेसिंग ऑफिसर आपकी इस पेमेंट को डिसअलाउ करेगा, डिसअलाउ करेगा कमीशन टू ब्रदर, और ये डिसअलाउंस करेगा अंडर सेक्शन 40A2 10,000। पहला पॉइंट कर लिया। असेसी ने 33,000 रुपीज़ कैश में दे दिए ट्रांसपोर्ट कैरियर को 29 दिसंबर 2020 को। ये अमाउंट इंक्लूडेड है मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे में, इसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगते। सर ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक कैश में दे सकते हैं,
तो इस पॉइंट का अपने को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये पॉइंट बिल्कुल ओके है, ये पॉइंट बिल्कुल ओके है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। A sum of rupees 4,000 per month was paid as a salary to a staff throughout the year and this has not been recorded in the books of account. अब इसके ऊपर ना, इस पॉइंट के ऊपर दो तरीके से आंसर कर सकते हो। इस पॉइंट के अंदर आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो। एक आप ये 4,000 रुपए महीना जो आपने तनख्वाह दी है, इसे आप अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान के इनकम में ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा, या आप इसे खर्चा मान के प्रॉफिट में से माइनस कर दो। क्या बोला मैंने? मेरी बात समझिए आप लोग को मैंने क्या बोला? दोस्तों मेरी बात समझिए आपको मैंने क्या बोला? नहीं समझी? इनकम क्यों कर देंगे? ठीक है सर, देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। आप तनख्वाह दे रहे हो अगर किसी को 4,000 रुपए महीना, आप अगर तनख्वाह दे रहे हो किसी को 4,000 रुपए महीना और आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो सरकार आपसे पूछेगी नहीं कि ये पैसा कहां से आ रहा है। तुमने 4,000 रुपए महीने की सैलरी दी है, ये पैसा कहां से आया, किस बात की सैलरी है और बुक्स में क्यों नहीं है? लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सरकार को पता लगा कि तुम किसी व्यक्ति को 4,000 रुपए महीना सैलरी दे रहे हो और ये सैलरी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, तो सरकार तुमसे सवाल करेगी कि नहीं करेगी मेरे बंधु, ये 4,000 रुपए तुम किस बात की तनख्वाह दे रहे हो जो किताब में नहीं है? और दूसरा कि ये 4,000 रुपए जो तनख्वाह दे रहे हो, इस इनकम का सोर्स क्या है? जो 4,000 रुपए दे रहे हो ये आ कहां से रहे हैं? देने के लिए पैसा आना चाहिए, तो ये 4,000 आ कहां से रहे हैं ये तो बताओ। बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा? तो ये आपके लिए अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कह लो, अनएक्सप्लेन्ड इनकम कह लो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे। ये 4,000 रुपए महीना एक ऑल्टरनेटिव में आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। और दूसरा स्टैंड आप ये ले सकते हो कि असेसी इस खर्चे को बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गया, जो कि एक वैलिड रीजन नहीं लग रहा है। देखो, एक महीने की तनख्वाह देना भूल जाओगे, एक महीने की तनख्वाह देना भूल जाओगे और उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, 2 की नहीं करोगे, 3 की नहीं करोगे, 12 महीने तुम सैलरी देते रहे और तुमने उसको 12 महीने रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ सोचो ना, तुमने 12 महीने हर महीने 4-4 हजार रुपए की तनख्वाह दी, किसी एक महीना रिकॉर्ड करना छूट गया हो तो बात समझ में आती है। पूरे साल भर रिकॉर्ड करना छूट गया, ठीक है। गजनी से इंस्पायर हो क्या? गजनी से इंस्पायर हो क्या? 4,000 रुपए सैलरी देके भूल जाते हो? बोलो बेटा, लॉजिक समझ रहा है? लॉजिक समझ रहा है? तो यहां पर सरकार क्या करेगी, यहां पर सरकार क्या करेगी, यहां पर सरकार क्या करेगी, इस 4,000 रुपए की सैलरी को आपकी इनकम मान लेगी। सैलरी पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड, इसको वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की तरह ले सकती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने यही किया हुआ है। आप चाहो तो दूसरा स्टैंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा स्टैंड भी ले सकते हो। अगर असेसी ये प्रूव कर दे, असेसी ये प्रूव कर दे कि भाई जेन्युइन है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो असेसिंग ऑफिसर फिर मना नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप दूसरा स्टैंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 21 वॉज 20,000 एंड बैलेंस वॉज पेड इन नवंबर 21। यही चीज मैं आपसे बोल रहा था कि बैंक का इंटरेस्ट है 43B लगता है, आपने 20,000 रुपए पे करे हैं। इंटरेस्ट कितना क्लेम किया है आपने? आपने इंटरेस्ट क्लेम किया है 60,000 रुपए। 60 में से केवल आपने 20,000 रुपए पे करे हैं और बचे हुए 40,000 नवंबर में पे करे हैं।
रिटर्न फाइलिंग की डेट बहुत ज्यादा 31 अक्टूबर तक रहती है, मतलब 31 अक्टूबर के बाद आपने पेमेंट किया है तो 20,000 अलाउड होगा, 40,000 डिसअलाउड हो जाएगा। तो डिसअलाउ करिए बैंक इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 43B 40,000। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल आपने रीपे किया है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए का। इट रिलेट्स टू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम प्रीवियस ईयर 1920 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट आपने दिया है 23,000 रुपए का। हाउसिंग लोन आपने कैनरा बैंक से लिया था। दीज अमाउंट्स वर नॉट डेल्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबव। बिल्कुल सही किया सर, घर का खर्चा था, घर के खर्चे को पीएल में थोड़ा ना डालते हैं, अगर डाल देता तो तुम्हारा काम बढ़ा देता। ठीक है, ठीक है, हाथ जोड़ो इसके आगे, हाथ जोड़ो इसके आगे, नमन करो राजू को। राजू अच्छा इंसान है, राजू अच्छा इंसान है, इसने हमारे स्टेप्स बचा लिए। ठीक है, इसे कहां पर डील करना है सर? इसे आपको डील करना है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते वक्त, इसको डील करना है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते वक्त। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपके पास 12 लाख रुपए की है, एडिशंस आपने करे हैं 2 लाख रुपए के फॉर मोर देन 180 डेज, फॉर मोर देन 180 डेज। और फिर बोल रहा है कि टोटल एडिशन 4 लाख का हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर टोटल एडिशन 4 लाख का हुआ है और उसमें से 2 लाख का एडिशन मोर देन 180 डेज का है, तो बचे हुए 2 लाख का एडिशन कैसा होगा? बचे हुए 2 लाख का एडिशन कैसा होगा? लेस देन 180 डेज। ये बात समझा? ये बात समझा? क्वेश्चन में आपको बताया कि 4 लाख का एडिशन हुआ है जिसमें से 2 लाख का मोर देन 180 डेज है, तो ऑब्वियस है कि 2 लाख का लेस देन 180 डेज है। राजू भैया मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते हैं? राजू भैया, अरे बाबा रे सर, राजू भैया मैन्युफैक्चरर हैं, राजू भैया मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप सर एक काम करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के एक बढ़िया सा वर्किंग नोट बना दो, एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा वर्किंग नोट बना दो। वर्किंग नोट में अपन क्या करेंगे सर? वर्किंग नोट में अपन कैलकुलेशन करेंगे ऑफ डेप्रीसिएशन, अपन कैलकुलेशन करेंगे ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी 12 लाख रुपए। इसमें ऐड करो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज 2 लाख, लेस देन 180 डेज 2 लाख, और सोल्ड और डिस्कार्डेड कुछ भी नहीं 16 लाख। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो बगल में निकाल लेते हैं, चलो यही डेप्रिसिएशन नॉर्मल हाफ 2 लाख पे 7.5%, 15,000। और फुल 14 लाख पे 2,10,000। टोटल हो गया 2,25,000। और 225,000 में अगर आप एडिशनल की बात कर दो तो एडिशनल में भी फुल 2 लाख पे 20% 40,000, और हाफ 2 लाख पे 10% प्लस 3,000, 2,85,000 आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगा। और बुक्स में डेप्रीसिएशन तुमने कितना लगाया हुआ है? बुक्स में डेप्रीसिएशन तुमने लगाया हुआ है 2 लाख का। तो डेप्रीसिएशन अलाउड कितना है? डेप्रीसिएशन का क्लेम, डेप्रीसिएशन का क्लेम
एज पर इनकम टैक्स कितना आ रहा है? एज पर इनकम टैक्स आ रहा है 285 माइनस एज पर बुक्स आ रहा है 2 लाख। 85,000 रुपीज़ आप और क्या करिए, क्लेम कर लीजिए। 85,000 आप और क्या करेंगे सर? क्लेम कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का कार्यक्रम भी कर दिया सर। सर अब आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी तो निकल ही आनी चाहिए। 5 लाख प्लस 5,000 माइनस 15 माइनस 180 प्लस 10 प्लस 48 प्लस 40 माइनस 85 3,23,000 3,23,000 चेक कर लें क्या? चेक 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 कर लें क्या? 383 आ रही है सर। 60,000 का घपला हो गया। 60,000 का घपला हो गया है। ज़रा कोई बताएगा गलती कहाँ हुई है? सर जी एडिशनल डेप्रिसिएशन इग्नोर क्यों भाई? क्यों 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 क्यों? मैन्युफैक्चरर है ये, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों इग्नोर होना चाहिए? हैं? उन्होंने डेप्रिसिएशन 225 लिखा हुआ है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा? मैंने क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ लिखा हुआ था। ओए होए 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 होए, इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ले लिया तो क्या दिक्कत है? हमने ले लिया तो क्या दिक्कत है? चलो हटा देते हैं। तो 225 हो जाएगा, यहाँ पे भी 25 हो जाएगा, यहाँ पे 383। ठीक है सर। 2,25,000। मैं वो मैन्युफैक्चरर देख के ही खुश हो गया था। मैं मैन्युफैक्चरर देख के ही खुश हो गया था। 3,83,000। बोलिए सर, पीजीबीपी क्लियर हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब लगा लेते हैं हम लोग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कह रहा था सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस घर का एनएवी नील कर दीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड सर जी है 23,000 रुपये का, तो 23,000 आपको अलाउ हो जाएगा। इधर आ जाएगा 23,000। ठीक है। इसके बाद अब बात कर लें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, तो आपके पास डिविडेंड आया था डोमेस्टिक कंपनी से 15,000 रुपीज़। आपके पास डिविडेंड आया था डोमेस्टिक कंपनी से 15,000 रुपीज़ का, और कोई इनकम इस बंदे की नहीं है। तो 383 में 23 गया और 15 ऐड हो गया, 375। 3,75,000 दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। भैया ने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया था, और जब हाउसिंग लोन का रीपेमेंट होता है तो प्रिंसिपल जो आपने पेमेंट करी होती है वो आपको अलाउ हो जाती है। प्रिंसिपल पेमेंट आपने करी है 50,000। तो माता रानी की कृपा से 3,25,000 रुपये की आपके पास टोटल इनकम आएगी, और इस पे आप लोग को कोई भी टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया, लेकिन अगर डिमांड कर लेता, अगर डिमांड कर लेता तो हम टैक्स भी निकाल कर दे देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको टैक्स निकालने से कोई भी डर नहीं लगता है। हाँ जी सर।
तो यहीं पे आप लोग का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता है समाप्त।